हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सबसे पहले तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप सब लोगों को। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे पहचानते होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बारे में नहीं पता होगा। तो सबसे पहले तो अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बेटा। माई नेम इज सौरभ विग। आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन और मैं ऑलमोस्ट 2008 से सीए एज वेल एज सीएम में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ऑलमोस्ट 2008 से मैं सीए स्टूडेंट्स को एज वेल एज सीएम में स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। मेरे लेक्चर्स की बात करूँ तो बेटा जो मेरे लेक्चर्स हैं वो मेरे लेक्चर्स मेरठ में भी होते हैं एज वेल एज दिल्ली में लक्ष्मी नगर में भी मेरे लेक्चर्स प्रोवाइडेड हैं। इसके साथ साथ आप सबको ही पता है कि ऑनलाइन लेक्चर्स आज की डेट में हर फैकल्टी के ऑनलाइन लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा अपने बारे में एक छोटी सी पॉइंट और बताता हूं बेटा। मैं बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस में विजिटिंग लेक्चरर भी हूं। मैनेजमेंट कॉलेज कहां पे है बेटा? मैनेजमेंट कॉलेज है बेटा नोएडा के अंदर। मैं मेरठ में नहीं रहता, मैं नोएडा में रहता हूं। मैं नोएडा से ही मेरठ आता हूं लेक्चर लेने। ठीक, मेरा होम टाउन पहले मेरठ ही था। एज सच में कोई नोएडा ही नहीं रहता था, मेरा होम टाउन मेरठ था। बाद में मैं नोएडा शिफ्ट हो गया। ठीक, यहां तक क्लियर है सबको? अब अगर मैं बात करूं बेटा, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बिफोर स्टार्टिंग सब्जेक्ट मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन है जो करना चाह रहा हूं। ठीक है, आप लोगों का बेटा पेपर नंबर 4 है और वो पेपर नंबर 4 जो है दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक, एक छोटा सा आपको पहले मैं कुछ पॉइंट्स हैं जिनका डिस्कशन करना चाह रहा हूं आपके साथ, और वो डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता। हालांकि अमित सर ने आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बता दिया होगा, लेकिन मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता। तो बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और एज सच ये एज्यूम करके पढ़ा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ नहीं पता। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का जो पेपर नंबर 4 है, प्लीज ध्यान से सुनिए। आप लोगों का सीए फाउंडेशन का जो पेपर नंबर 4 है, उस पेपर का नाम क्या है बेटा? पेपर का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसका मतलब सर ये जो पेपर नंबर 4 है, इस पेपर नंबर 4 का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक, अब अगर मैं बात करूं बेटा, इस पेपर के अंदर 2 पार्ट हैं। सर 2 पार्ट हैं? हाँ बेटा, इस पेपर के अंदर 2 पार्ट हैं। पार्ट ए जो है इस पेपर का, दैट पार्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब सर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो पेपर है, इस पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट ए जो है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा बेटा इसी पेपर के अंदर सेकंड जो पार्ट है दैट इज पार्ट बी, एंड दैट पार्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर ये जो पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इस बिजनेस इकोनॉमिक्स को आपके इंस्टीट्यूट ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट तो हुआ बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक पार्ट हो गया बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, मैं आपको ये पार्ट बी जो है ये वाला पार्ट कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, इसका मतलब सर पेपर जो है आपका पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 4 के 2 पार्ट हैं। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कराऊंगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आपको कंप्लीट कराएंगे सीए विजित जैन सर। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फ्यूचर में स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं आपको यह चीज बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं एज पर न्यू सिलेबस, न्यू सिलेबस मतलब आप सब लोग न्यू सिलेबस के अंदर ही हो एनरोल्ड। एज पर न्यू सिलेबस आप सब लोग नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो। एक चीज समझा रहा हूं, ओल्ड सिलेबस में ये पार्ट नहीं था। ओल्ड सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ एक पार्ट हुआ करता था बीसी के, उसको आपके इंस्टीट्यूट ने हटा दिया और उसकी जगह मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बेटा एक बात याद रखना, ये वाला पार्ट आपको कौन पढ़ाएंगे? विजित जैन सर पढ़ाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो इस चीज का कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दो
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको दिमाग में रहेगा सर इकोनॉमिक्स के अंदर आप भी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, विजित सर भी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। बेटा विजित सर माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आपको कंप्लीट कराएंगे, मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कंप्लीट कराऊंगा। आई होप क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? अच्छी बात है। दूसरी बात, जब भी मैं कुछ बात करूं तो इंटरेक्ट करो। एक तो ये गुमसुम होके चुपचाप होके ऐसे मत बैठो, चल भाई चल तू बोलता रहे और हम सुनते रहेंगे। बेटा एक बात, इंटरेक्ट करोगे, क्लास इंटरेक्टिव होगी, आपको भी अच्छा लगेगा और मेरे को भी अच्छा लगेगा पढ़ाते टाइम। एक तो बिल्कुल अपने दिमाग से ये निकाल देना पढ़ते टाइम कि सर अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं या सर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं तो आपको क्या लग रहा है। बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, आप सामने से पूछिए, एक बार समझ नहीं आ रहा दूसरी बार समझिए, दूसरी बार समझ नहीं आ रहा तीसरी बार पूछिए। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट या नहीं आ रहा। आफ्टर ऑल बेटा पेपर आपको देने हैं, आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो आप सबसे पहले तो पॉइंट अपने दिमाग में ये रखिए कि आप क्लास को बनाइए इंटरेक्टिव। ठीक है, अगर आप सामने से इंटरेक्ट करेंगे तभी मुझे समझ आएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है या नहीं आया। क्लियर है यहां तक? अच्छी बात है। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पॉइंट आपके सिलेबस की बात कर रहा हूं। आप सिलेबस समझा रहा हूं, लेकिन सिलेबस के अंदर कौन से पार्ट का सिलेबस बता रहा हूं, माइक्रो या मैक्रो? मैक्रो। अब ये माइक्रो मैक्रो क्या है ये सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा, वे फर्स्ट क्लास के अंदर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहला पॉइंट, ये जो आपका पेपर नंबर 4 है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ध्यान से समझो, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर जो है ये बेटा कंप्लीट पेपर है 100 मार्क्स का। और इस कंप्लीट पेपर के अंदर दो पार्ट है, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। ठीक है, दिस इज कंप्लीट पेपर ऑफ 100 मार्क्स। और ये पूरा का पूरा पेपर है बेटा एमसीक्यू बेस्ड। सर एमसीक्यू बेस्ड का मतलब है ये कंप्लीट पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। ठीक है, एक क्वेश्चन के कितने आंसर होंगे? 4 आंसर। इसका मतलब एक क्वेश्चन आपको उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो सही ऑप्शन है आपको उस ऑप्शन को क्या करना है, क्या करना है बेटा? टिक करना है। टिक नहीं करते, एक्चुअल में ये करना है क्या, ये OMR। OMR मतलब ये ब्लैक कलर से ये राउंड राउंड करते हैं ना, इसको बोलते हैं OMR। सिंपल सा मतलब कौन बनेगा करोड़पति है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के कितने आंसर हैं? 4। 4 में से जो सही है आपको उस आंसर को क्या करना है, सिंपल सा मतलब उस आंसर को टिक करना है। और टिक की जगह सिर्फ कुछ नहीं है, क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो आपका कंप्लीट पेपर बेटा 100 नंबर का है और ये कंप्लीट पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। आपका कोई ये सब्जेक्ट दैट इज ये सब्जेक्ट सब्जेक्टिव नहीं है, पूरा कंप्लीट एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। ठीक है, अब सर एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सर इसमें रटना कुछ नहीं है। आपको इस पूरे पेपर को कॉन्सेप्चुअली समझना है, आपको क्रैमिंग नहीं करनी है बेटा। और मेरा पढ़ाने का तरीका क्रैमिंग नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, आप रट्टाफिकेशन नहीं करोगे, आप चीजों को समझोगे। मुझे एक बात बताओ, सोच के समझाओ, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, कुछ लिखना तो नहीं है। जब लिखना नहीं है तो आपके क्या क्लियर होने चाहिए? कॉन्सेप्ट्स। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बेटा जो सीए है ना, ठीक है, वो बहुत इजीली आप क्या कर पाओगे? बन पाओगे। व्हेन योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, द सीए प्रीफिक्स इज अबाउट टू नियर। क्या कहना, सुन लो। व्हेन योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, द सीए प्रीफिक्स, सीए प्रीफिक्स मतलब आपके नाम के आगे क्या चाहिए आपको? सीए। तो ये बहुत जल्दी क्या कर पाओगे? अचीव कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे? क्लियर होंगे। रट्टाफिकेशन मत करना, मैं आज बोल रहा हूं। दूसरी बात, रट्टाफिकेशन कर लोगे तो बेटा आज याद हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में भूल जाओगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। मैं सबको एक चीज बोल रहा हूं, रट्टाफिकेशन मत करना।
दूसरा पॉइंट, सबसे पहले हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। दूसरा पॉइंट, बेटा क्लास के अंदर मेरा पढ़ाने का तरीका बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, दोबारा से बता रहा हूं। क्लास के अंदर मैं जो भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उस कॉन्सेप्ट की क्लास में मैं क्या करवाऊंगा? नोटिंग। नोटिंग का मतलब सर मैं आपको क्लास के अंदर नोट्स को लिखवाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब सर आपको क्लास के अंदर क्या लाना पड़ेगा? एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और उस रजिस्टर के अंदर आपको नोटिंग करनी पड़ेगी। अभी समझाऊंगा, जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। इसका मतलब बेटा जो भी चीज मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, आपको वो कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मैं आपको क्या कराऊंगा? नोटिंग। नोटिंग के लिए आपको क्या चाहिए? एक रजिस्टर। नोटिंग क्यों करवाऊंगा सर? जब आप फ्यूचर में रिवाइज करोगे, मैं आज बोल रहा हूं आपको ये चीज, फ्यूचर में जब आप रिवाइज करोगे ना तो ये नोटिंग बहुत इजी हो जाएगा आपको रिवाइज करने में, ठीक है। मुझे भी पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को जब रिवाइज करना है तो रिवाइज करते टाइम उसके खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, उससे जब वो रिवाइज करेगा ना बहुत क्विक रिवाइज कर पाएगा, बहुत इजी हो जाएगा स्टूडेंट को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जब आप नोटिंग करेंगे, सुनिए, जब आप नोटिंग करेंगे तो अपने पास बेटा रखेंगे अपने साथ एक हाइलाइटर। मैं क्या बोल रहा हूं सर? अपने साथ रखेंगे एक हाइलाइटर। हाइलाइटर मतलब अपने पास रख लो एक डिफरेंट कलर का पेन। सपोज करो ब्लू कलर के पेन से आप नोट्स लिख रहे हो तो एक रेड कलर का पेन अपने पास रख लो या हाइलाइटर रख लो। क्यों? क्योंकि जब मैं नोटिंग करवाऊंगा तो मैं कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन करवाऊंगा। वो पॉइंट्स अंडरलाइन कराऊंगा जिन पॉइंट्स में आपके इंस्टीट्यूट ने क्या दे रखे हैं? एमसीक्यू या तो दे रखे हैं आपके मॉड्यूल में या एमसीक्यू बन सकते हैं। मैं उन पॉइंट्स को आपको क्या करवाऊंगा बेटा? हाईलाइट करवाऊंगा। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, आज आपके पास रजिस्टर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जो भी कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा किसी भी पेपर पे लिख के रख लेना, ठीक है। एक पेपर पे लिख लेना। फ्यूचर में जब आपके पास रजिस्टर आएगा, दैट इज नेक्स्ट लेक्चर में जब आप रजिस्टर लाएंगे तो आपने उस पेपर को रजिस्टर के साथ अटैच कर लेना। तो एक चीज वापस बोल रहा हूं बेटा, ये हमारा क्लास के अंदर थोड़ा सा तरीका रहेगा पढ़ने का। पहला तरीका कॉन्सेप्ट को समझो, दूसरा तरीका मैं क्लास में क्या करवाऊंगा? नोटिंग। तीसरा पॉइंट आपको नोटिंग के लिए क्या लाना पड़ेगा? एक रजिस्टर। एंड फोर्थ वन, रजिस्टर के साथ साथ आप क्या लाएंगे? एक हाइलाइटर। हाइलाइटर क्यों लाएंगे बेटा? जब मैं क्लास के अंदर आपको नोट्स लिखवाऊंगा तो आप उन नोट्स को लिखते टाइम कुछ पॉइंट्स को मैं बोलूंगा अंडरलाइन करिए, तो उन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि उन पॉइंट्स पे क्या आ सकते हैं? आपके एमसीक्यू आ सकते हैं या आपके एमसीक्यू बने हुए हैं। आई होप क्लियर है यहां तक? पक्का? आवाज ही नहीं है, तुम लोग खाते नहीं हो, पता नहीं क्या क्या पढ़ा तुमने सुबह से। और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट तुम सब स्टूडेंट कॉमर्स वालों का, तब तुम्हारी एनर्जी देखो। कुछ खा के आए थे सुबह? क्या खाया था या व्रत है? अरे क्या खाया था? कुछ एनर्जी नहीं है तुम लोगों में। यस सर। क्या हुआ? कुछ नहीं, होना चाहिए ना कुछ। अरे होना चाहिए कुछ। और अगर किसी का मोबाइल खुला तो मोबाइल हो जाएगा जब्त, और जब मोबाइल जब्त होगा मैं उसका करूंगा नीलामी। मैं जान के बोला, वो अपने आप समझ जाएगा। मैं उस मोबाइल की करूंगा नीलामी, और नीलामी से जो पैसे आएंगे उसकी होगी पार्टी। ला भाई मोबाइल, 500 रुपए नहीं है, 200 रुपए एक, 200 रुपए दो, 200 रुपए तीन, हो गया काम। ला हो बैठ जाओ यार, ये सच्ची मेरे दिल पे ले गया। अच्छा बस वापस आ जाओ, बैक टू पवेलियन प्लीज। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो प्लीज थोड़ी देर पे पढ़ने पे फोकस करो, मजाक करो। लेकिन बेटा आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या बनना है फ्यूचर में? तो बेटा जब पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पे पढ़ाई करो, मजाक के टाइम पे मजाक करो। थोड़ी देर मजाक करो, वापस आ जाओ पढ़ाई पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपका मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव जो है आपका सीए बनना, उसको बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी।
अब एक चीज और बोल रहा हूं, जो चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा, ये जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, इस पेपर के अंदर बेटा नेगेटिव मार्किंग भी है, पता थी ये? बिल्कुल सही। नेगेटिव मार्किंग का मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर क्या कर दिया गलत, तो बेटा एक क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब 4 गलत होते कितने मार्क्स कम हो जाएंगे? 1। मैंने बोला 5 क्यों होंगे बेटा? 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क्स कट जाएगा। मैंने बोला एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स? 0.25। इसका मतलब आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके कितने मार्क्स कट गए? 1। तो बेटा ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं खेलना कि हाँ जी चलो ये आंसर सही लग रहा है, अच्छा कर दिया काम। तो बेटा ये काम मत करना। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो, लीव इट। ऐसा होगा नहीं, लेकिन हाँ मैं ये बात बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, समझ नहीं आ रहा, लीव दैट क्वेश्चन। आप ये चीज दिमाग में रखिए कि आपको तुक्केबाजी नहीं करनी। अगर आप तुक्केबाजी करोगे तो बेटा आप अपने मार्क्स को खुद क्या कर दोगे? कम कर दोगे, बिकॉज एक क्वेश्चन गलत होते 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो 4 क्वेश्चन गलत होते कितने मार्क्स कम हो जाएंगे? 1 मार्क्स। और वापस बोल रहा हूं, सीए में एक मार्क्स की बहुत वैल्यू है जो आपको फ्यूचर में पता चलेगी। आज नहीं पता चल रही, फ्यूचर में पता चलेगी। इसलिए बोल रहा हूं बेटा ये तुक्केबाजी मत करना। आई होप क्लियर है सर। अब आते हैं आपके सिलेबस पे। अब प्लीज, और जो मैं लिख रहा हूं प्लीज अभी मैं बोलूंगा, नोट करेंगे आप लोग। अगर मैं बात करूं, अभी नहीं बोल रहा, जब टाइम दूंगा तब। अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके सिलेबस की। और मैं सिलेबस कौन से पोर्शन का बता रहा हूं? मैक्रो का। आपके सिलेबस के अंदर बेटा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, उस मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले जो पोर्शन है, उस पोर्शन के अंदर बेटा टोटल 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 5 चैप्टर बोल रहा हूं। पहला जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसका मतलब सर दिस इज व्हाट योर चैप्टर नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। दिस इज व्हाट योर चैप्टर नंबर 1। सेकेंड जो चैप्टर है दैट इज पब्लिक फाइनेंस। सेकेंड जो चैप्टर है दैट इज पब्लिक फाइनेंस। दिस इज व्हाट योर सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है मनी मार्केट। थर्ड चैप्टर है मनी मार्केट। फोर्थ चैप्टर है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, दिस इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। एंड लास्ट चैप्टर, प्लीज ध्यान से सुनिए, एंड लास्ट चैप्टर इज इंडियन इकोनॉमी। Indian economy. These are the 5 chapters. Please, these are the 5 chapters which covers your whole syllabus of, क्या लिखूं? Macroeconomics. These are the 5 chapters that covers the whole syllabus of macroeconomics. अब वापस सुन लीजिए, ये जो मैंने आपके सामने चैप्टर के नाम लिखे हैं, प्लीज ध्यान से, ये जो मैंने आपके सामने चैप्टर के नाम लिखे हैं, ये जो सीक्वेंस लिखा है, ये सीक्वेंस लिखा है ध्यान से, एज पर ICAI स्टडी मॉड्यूल। मींस आपके ICAI से जो बुक्स आएंगी, कुछ की आ गई होंगी, कुछ की नहीं आई होंगी। आ गई होंगी मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन, जिनका प्रीवियस पुराना रजिस्ट्रेशन होगा उनकी बुक्स आ चुकी होंगी। जिनका रजिस्ट्रेशन अभी होगा उनके पास बुक्स आएंगी। जो आपका ICAI बुक्स आपको भेजेगा, उन बुक्स को बोलते हैं स्टडी मॉड्यूल, याद रखिएगा।
तो इन फ्यूचर अगर वर्ड आता है स्टडी मॉड्यूल, तो स्टडी मॉड्यूल मतलब कौन सी बुक्स की बात हो रही है? जो आपको कौन भेज रहा है? आपका इंस्टीट्यूट। तो आपका जो इंस्टीट्यूट आपको स्टडी मॉड्यूल भेजेगा, उस स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आपके सामने इस सीक्वेंस में मैंने चैप्टर लिखे हैं। तो बेटा क्लास के अंदर मैंने जो ये सिलेबस के अंदर चैप्टर के नाम लिखे हैं, ये अकॉर्डिंग टू क्या लिखा है? ICAI स्टडी मॉड्यूल। आई होप क्लियर है। नोट करना है किसी को सिलेबस, नोट कर सकता है, नोट करो, हाथ चलाओ। ले लो, किसे शेयर कर लो। और नोटिंग करोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके पीछे लॉजिक है, अभी बता रहा हूं। प्लीज नोट करिए, सिलेबस पता होना चाहिए और कंफ्यूजन ना हो आप सब लोगों को, इसलिए मैं आप लोगों को नोटिंग करवा रहा हूं बेटा। प्लीज आप सबसे ये बोल रहा हूं, नोटिंग करिएगा। जब आप नोटिंग करेंगे आपको याद रहेंगी चीजें, और याद तभी रहेंगी जब आप क्लास में नोटिंग करेंगे। प्रॉब्लम इज दैट सर कॉन्सेप्ट तो बहुत इजीली समझ आ जाता है, लेकिन जब हम एग्जाम में जाके आंसर्स सॉल्व करते हैं तो हमें सॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, बिकॉज हमारे दिमाग के अंदर एग्जाम प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। तो बेस्ट वे, सबसे बढ़िया तरीका है याद रखने का कि नोटिंग करिए। और जब आप क्लास के अंदर नोटिंग करेंगे चीजों को, तो मैं ये नहीं बोल रहा 100% चीजें याद हो जाएंगी बेटा। क्लास के अंदर जब आप नोटिंग करेंगे तो 50% चीजें क्लास में याद हो जाएंगी। इसकी श्योरिटी, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। और वापस बोल रहा हूं, प्लीज नोटिंग करिएगा, सबको बोल रहा हूं। एक बात और सुन लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये सुनते हैं या कहीं से सुन के आए होते हैं, सीए बहुत मुश्किल है। बेटा मुश्किल कुछ नहीं होता। एक चीज वापस बोल रहा हूं, एक चीज बस दिमाग में रखिए, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? सर पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कीजिए, बाकी एंजॉयमेंट करो, मना नहीं कर रहे, लेकिन जब पढ़ाई करनी है उस टाइम पे पढ़ाई करिए। मैं वापस एक चीज आपको बोल रहा हूं, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन बस लेके आओ। जिस टाइम पे पढ़ाई करनी है, जो आपको होमवर्क मिलेगा, जिस भी सब्जेक्ट का आपको मिल रहा है, होमवर्क को कंप्लीट करिए। मैं आज आपको बोल रहा हूं, मेरा खुद का यंगर ब्रदर, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और बहुत अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उसकी। मैं वापस बोल रहा हूं, सिर्फ डेडिकेशन, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी, 3 चीजें ले आओ, आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सर बहुत सारी चीजों में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नेटफ्लिक्स, मिर्जापुर कब आ रहा भाई नेक्स्ट सीजन? इधर पूछता हूं, हाँ नेक्स्ट सीजन कब आ रहा है? कौन सी मूवी रिलीज हो रही है? नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, गेम्स, कौन से नए नए गेम्स हैं? अब आया आंसर। मैं मूवी तो देखता नहीं, गेम्स खेलता हूं। कौन सा नया गेम आया, कोई मुझे बता दो। हाँ आने वाला है, ये है, ये टेक सेवी पर्सन है भाई। गलत फंस गया, ही बात करूंगा लेक्चर के बाद। ओ चुप कर, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। टेक सेवी है पर्सन, फंस गया बेटा, गया। दोनों जाओगे तुम, चुप हो जाओ थोड़ी देर। चलो हो गया नोटिंग? आप सुनिए, अब प्लीज एक चीज, हम लोग इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे। सर क्या बोल रहा हूं, प्लीज सुन लो, क्यों लिखवाया, इसके पीछे रीजन था। ये सीक्वेंस आपके सामने मैंने जो चैप्टर्स की लिखी है, ये सीक्वेंस एज पर आईसी है, लेकिन बेटा क्लास के अंदर हम इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे। हम क्लास के अंदर मैं आपको ये डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम पहले नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा बेटा? इसके पीछे रीजन है। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम जो चैप्टर है, इस चैप्टर को समझने के लिए
बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले आपको आने चाहिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जब आप समझ जाओगे तब मैं आपको क्या स्टार्ट कराऊंगा, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो बेटा वापस सुन लीजिए, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर में आप लोग कंफ्यूज होंगे, उससे बेटर है पहले लेक्चर में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो जिस सीक्वेंस में आपका सिलेबस है, क्लास में हमारा पढ़ने का सीक्वेंस थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट होगा आपके ICAI के स्टडी मॉड्यूल के सीक्वेंस से। आई होप क्लियर है सबको। तो बेटा इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करूंगा, थोड़ा सा पढ़ने का सीक्वेंस और आपके सिलेबस का सीक्वेंस डिफरेंट रहेगा। मींस क्लास में आप लोगों को पढ़ने का जो सीक्वेंस है और आपके ICAI के स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस का सीक्वेंस है उसमें थोड़ा सा क्या रहेगा, चेंज रहेगा। आई होप क्लियर है। अब बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट, सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम पूछ रहा हूं बेटा, सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। उस बिजनेस इकोनॉमिक्स के कितने पार्ट हैं? वन इज माइक्रो, वन इज मैक्रो। अब आते हैं सबसे पहले, सर सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब प्लीज ध्यान से सुनो, सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, पहले ये समझो, फिर मैं आऊंगा माइक्रो और मैक्रो में, फिर मैक्रो के चैप्टर पे। आपको यह पता होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट का मतलब तो समझो। जब तक सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता तो सब्जेक्ट के कंटेंट के बारे में तो आप बाद में समझोगे ना। समझे इस चीज को। तो सबसे पहले सर सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स के मतलब को समझाने से पहले सर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है यह चीज समझो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा समझा रहा हूं। यह एज्यूम करके आपको कुछ नहीं पता, हमें सब्जेक्ट के बारे में समझना बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हम क्या समझ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। सर इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब क्या है बेटा, ह्यूमन बीइंग, ध्यान से सुनो, ह्यूमन बीइंग्स की जो वांट्स होती हैं, वांट्स, इच्छाएं, वो कैसी होती हैं? अनलिमिटेड। ध्यान से सुनो प्लीज, 5-7 मिनट समझ लो, फिर मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब समझाऊंगा। ह्यूमन बीइंग्स की जो वांट्स होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा? अनलिमिटेड। और ह्यूमन बीइंग के पास जो रिसोर्सेज होती हैं, रिसोर्सेज को कई बार हम लोग क्या बोलते हैं? मीन्स। ध्यान से सुनिए, ह्यूमन बीइंग्स की जो वांट्स होती हैं, वांट्स, हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो होती हैं बेटा कैसी? अनलिमिटेड। और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज कैसी होती हैं बेटा? लिमिटेड। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मुझे मोबाइल फोन खरीदना है, मुझे कार खरीदनी है, ठीक है, मुझे बहुत सारी चीजें खरीदनी है, ये सारी मेरी क्या हैं? लेकिन उन वांट्स को पूरा करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? पैसा, दैट इज रिसोर्सेज होनी चाहिए। रिसोर्सेज कैसी हैं मेरे पास? लिमिटेड। और वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड। तो बेटा इस लिमिटेड रिसोर्सेज को, ध्यान से सुनो, इन लिमिटेड रिसोर्सेज को मैं किस तरीके से एलोकेट करूं? ध्यान से, इन लिमिटेड रिसोर्सेज को मैं किस तरीके से एलोकेट करूं जिससे मेरी अनलिमिटेड वांट्स, जिससे मेरी अनलिमिटेड वांट्स क्या हो जाएं? सेटिस्फाई हो जाएं। सर मेरे पास रिसोर्सेज तो हैं लिमिटेड और मेरी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को मैं किस तरीके से एलोकेट करूं जिससे मेरी अनलिमिटेड वांट्स क्या हो जाएं? सेटिस्फाई। इस प्रोसेस की पढ़ाई को, कान खुले, इस प्रोसेस की पढ़ाई को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। वापस सुन लो मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? कौन से प्रोसेस की पढ़ाई को? किस प्रोसेस की पढ़ाई को? कि हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेस के थ्रू क्या करें? अनलिमिटेड वांट्स को क्या कर पाएं? सेटिस्फाई।
इस प्रोसेस की पढ़ाई को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको, सिंपल एग्जांपल। लेट अस सपोज बेटा, लेट अस सपोज मेरे को एक फोन परचेस करना है। प्लीज, मेरे को एक फोन परचेस करना है, मेरी वांट है कि मेरे पास एक फोन होना चाहिए। लेट अस सपोज फोन की कॉस्ट है 50,000 रुपए। प्लीज, इसके साथ साथ मुझे एक चीज और परचेस करनी, लेट अस सपोज मुझे वॉच परचेस करनी है, स्मार्ट वॉच। ठीक है, वॉच की जो कॉस्ट है वो है 5,000 रुपए। इसके अलावा बेटा मुझे शूज परचेस करने हैं, शूज की जो कॉस्ट है लेट अस सपोज 5,000 रुपए। मैं अभी 3 चीजें ले रहा हूं। इसका मतलब ये तीनों बेटा क्या है, ह्यूमन बीइंग की वांट्स। ठीक है, इसका मतलब सर फोन परचेस करना है, स्मार्ट वॉच परचेस करनी है, शूज परचेस करने हैं। फोन आएगा 50,000 रुपए का, वॉच आएगी 5,000 रुपए की, शूज आएंगे 5,000 रुपए के। तो टोटल बेटा मेरे को कितने पैसे चाहिए? इसका मतलब टोटल मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए? 60,000। अब मैं गया अपने फादर के पास, अब सुन लो, अब नहीं बोल रहा, आज से 20 साल पहले मैं अपने फादर के पास गया। मैंने बोला अपने फादर को कि मुझे फोन भी चाहिए, मुझे वॉच भी चाहिए, मुझे शूज भी चाहिए, और इन वांट्स को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए 60,000 रुपए। मेरे फादर ने बोला ले पकड़ 6,000। जीरो की वैल्यू नहीं होती, उन्होंने कम कर दिया। ले पकड़ 6,000 रुपए, और 6,000 रुपए में अपनी जो वांट्स हैं उन वांट्स को क्या कर ले, सेटिस्फाई। अब सोच के बताओ मुझे कितने चाहिए थे? 60,000 में मेरी अनलिमिटेड वांट्स क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई। लेकिन उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेस क्या हैं? कैसी रिसोर्सेज हैं बेटा? लिमिटेड। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, प्लीज ध्यान से सोच के बताओ, मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? अब मुझे पता है 6,000 रुपए हैं मेरे पास, तो फोन तो आएगा नहीं। ठीक है, घड़ी मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैं क्या कर लूं? मैं शूज को परचेस कर लूं। इसका मतलब मैंने क्या करा? प्लीज सुनो, मैंने क्या करा? मैंने कहीं ना कहीं क्या करा बेटा? चॉइस करी ना, कि कौन सी ऐसी वांट है, प्लीज कौन सी ऐसी वांट है जिसको मैं सबसे पहले क्या करूं? सेटिस्फाई करूं। इन तीनों में से मुझे सबसे ज्यादा किसकी जरूरत थी? तो बेटा कौन सी ऐसी वांट है जिसको मैं सबसे पहले सेटिस्फाई करूं? शूज। तो मैं क्या करूंगा? इन रिसोर्सेज से अपनी वो वांट, जिस वांट की जरूरत मुझे सबसे ज्यादा थी, उस वांट को क्या कर लूंगा? सेटिस्फाई। और बाकी वांट्स को क्या रहने दूंगा? क्या रहने दूंगा? अनसेटिस्फाइड। तो ये समझो मैंने क्या करा, लिमिटेड रिसोर्सेस को किस तरीके से एलोकेट करूं कि मेरी अनलिमिटेड वांट्स क्या हो जाएं? सेटिस्फाई हो जाएं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा बेटा? चॉइस। इस पूरे प्रोसेस की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। आप एक बात सोचो, एक वांट कंप्लीट होती है, ऑटोमेटिकली नई वांट क्या हो जाती है? अराइज हो जाती है। जब एक नई वांट पूरी हो जाती है, एक और वांट क्या हो जाती है? अराइज हो जाती है। तो बेटा एक भी सोच के बताओ ना, रिसोर्सेज होती हैं लिमिटेड, वांट्स होती हैं अनलिमिटेड। तो हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करें कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स क्या हो जाएं? सेटिस्फाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा? चॉइस। और चॉइस करेंगे तो हमारी जो वांट है, जो सबसे पहले हमें पूरी करनी है, उसको हम क्या कर लेंगे? सेटिस्फाई। और बाकी वांट्स को क्या रहने देंगे? अनसेटिस्फाई। इस पूरे प्रोसेस की पढ़ाई को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। आई होप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स समझ आ गया होगा। ह्यूमन बींग्स की वांट्स कैसी होती हैं? अनलिमिटेड। उन वांट्स को पूरा करने के लिए ह्यूमन बींग के पास रिसोर्सेस कैसी हैं? लिमिटेड। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेस को हम क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स क्या हो जाएं? हम अपनी सारी वांट्स को क्या नहीं कर सकते? सेटिस्फाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम कुछ वांट्स को क्या कर पाएंगे?
सेटिस्फाई, और कुछ वांट को क्या रहने देंगे, अनसेटिस्फाई। इस प्रोसेस की पढ़ाई को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। आई होप द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज क्लियर टू एवरीवन। अब एक चीज सुनो, जो पॉइंट बता रहा हूं जिस पे एमसीक्यू आता है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सुन लो। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, प्लीज लास्ट पॉइंट है, डेफिनेशन अपडेट कराऊंगा। जो हमारे पास रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, मींस। ये रिसोर्सेज कैसी हैं, लिमिटेड। बेटा लिमिटेड नहीं है, इसको बोलते हैं रिलेटिवली लिमिटेड। सर रिसोर्सेस किसके कंपैरेटिवली कम हैं, वांट्स के कंपैरेटिवली रिसोर्सेस कैसी हैं, कम है, इसलिए वर्ड आता है रिलेटिवली लिमिटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिवली लिमिटेड? अगर हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, वांट से अपनी रिसोर्सेस को कंपेयर करेंगे, तो वांट्स के कंपैरेटिवली जो रिसोर्सेज है वो क्या हैं, कम, इसलिए वर्ड क्या आएगा, रिलेटिवली लिमिटेड। इस पे एमसीक्यू आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिवली लिमिटेड? किसके कंपैरेटिवली, वांट्स के कंपैरेटिवली रिसोर्सेज क्या हैं, कम, इसको बोलते हैं रिलेटिवली लिमिटेड। अगर तुम लोग ये वर्ड लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। हम किससे कंपेयर कर रहे हैं रिसोर्सेज को, वांट से, तो रिसोर्सेज के कंपैरेटिवली जो, सॉरी वांट्स के कंपैरेटिवली जो रिसोर्सेज हैं वो रिलेटिवली लिमिटेड है। इसलिए वर्ड पे फोकस करना, इसलिए बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन आएगा ऐसा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिवली लिमिटेड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिवली लिमिटेड? किससे कंपेयर कर रहा हूं, किसको, रिसोर्सेस को कंपेयर कर रहा हूं वांट से। वांट्स के कंपैरेटिवली रिसोर्सेस क्या हैं, कम, इसको बोलते हैं रिलेटिवली लिमिटेड। पढ़ा था 11th-12th में। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। पढ़ी है, अच्छी बात है, लेकिन बेटा यहां पे थोड़ा सा लेवल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेवल हाई रहे। क्लियर है यहां तक? पक्का? अपडेट करो पहले यहां तक, डेफिनेशन लिखो, हाथ चलाओ। अब तुम लोग 2 बजे लेक्चर छोड़ूंगा। और एक बात और, नोट्स आपको सबको मिल जाएंगे फिलहाल के लिए, अभी फिलहाल के लिए 1 आध दिन में आपके नोट्स आ जाएंगे। नोट्स को आप ऑफिस से कलेक्ट कर लेना, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किसी की पढ़ाई नहीं छूटेगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्लास में मैं सारी चीजें क्या करवाऊंगा, नोटिंग। तो हेडिंग डाल लो, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, और पहला पॉइंट, पॉइंट में लिखना जो डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इकोनॉमिक्स है क्या? दोबारा से जरा कोई मुझे बताएगा किस चीज की स्टडी को बोलेंगे? 1 मिनट, किस चीज की पढ़ाई को इकोनॉमिक्स बोलते हैं? एलोकेशन ऑफ व्हाट, लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चॉइस, जिससे कुछ रिसोर्सेज को क्या कर पाएंगे, सेटिस्फाई, और कुछ रिसोर्सेज क्या रह जाएंगी, यही एनर्जी रखना फ्यूचर तक। लिखो, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी of the process by which, economics is the study of the process by which limited resources, by which limited resources, ब्रैकेट में लिखो क्या, अच्छा मैंने बोला कुछ, कैसे रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को क्या बोला था मैंने यहां पे, ब्रैकेट में लिखो रिलेटिवली। अभी बात करूंगा उसके बारे में जिन्होंने पढ़ रखा है जरा थोड़ी देर बाद। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच लिमिटेड रिसोर्सेज, ब्रैकेट में लिखो रिलेटिवली लिमिटेड, ब्रैकेट बंद, आर एलोकेटेड
to satisfy are allocated to satisfy unlimited wants. Economics is the study of the process by which limited resources are allocated to satisfy unlimited wants of human being. आई होप क्लियर है. अंडरलाइन करो यहां पे एक वर्ड रिलेटिवली, अंडरलाइन करो यहां पे एक वर्ड रिलेटिवली. बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग लिमिटेड वर्ड पढ़ रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं रिसोर्सेस को, वांट्स से. तो वांट्स के कंपैरेटिवली रिसोर्सेस कैसी हैं, कम. इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली लिमिटेड. अब देखो जरा, पॉइंट समझा रहा हूं, एक दो पॉइंट और हैं जो समझा रहा हूं, प्लीज सामने देखो. जो रिसोर्सेज होती हैं, प्लीज रिसोर्सेज को कई बार क्या बोल देते हैं, मींस. ये जो रिसोर्सेज हैं ये क्या हैं, ये क्या हैं, रिलेटिवली लिमिटेड. किसके कंपैरेटिवली, वांट्स के कंपैरेटिवली. इसको बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी. प्लीज सुनिए, ध्यान से सुनिए. इसको बोलते हैं बेटा प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी. मींस मेरी वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड. उन वांट्स को पूरा करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेस कैसी हैं, रिलेटिवली लिमिटेड. इसको क्या बोलेंगे, ये एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी. और ये प्रॉब्लम किसी एक पर्सन की नहीं है, सबकी है. मेरे पास भी क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज. आपके पास भी क्या होंगी, आपके वांट्स के कंपैरेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज. अंबानी जी के वांट्स के कंपैरेटिवली अंबानी जी के पास भी क्या होंगी, लिमिटेड रिसोर्सेज. तो बेटा ये प्रॉब्लम सबकी है, ये किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम सबकी है. इंडिविजुअल्स की भी है, सोसाइटी की है, पूरी कंट्री की है. हर कंट्री की यही प्रॉब्लम है. अब एक बात बताओ, हर गवर्नमेंट की एक प्रॉब्लम है ना. गवर्नमेंट के पास क्या है, एक बजट आता है. बजट मतलब रिसोर्सेज. अब मुझे तो सारी रिसोर्सेज को वो क्या करते हैं, हर डिपार्टमेंट को एलोकेट करते हैं, यस या नो. क्या सारे डिपार्टमेंट खुश होंगे, क्यों, रिसोर्सेज क्या हैं, रिलेटिवली लिमिटेड. तो ये क्या है, ये क्या है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी. और ये प्रॉब्लम किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है, ये प्रॉब्लम किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है, इंडिविजुअल की भी है, सोसाइटी की भी है, एज वेल एज सारी कंट्रीज की यही प्रॉब्लम है कि उन कंट्रीज के पास रिलेटिवली लिमिटेड क्या हैं, रिसोर्सेज, जिनसे वो क्या नहीं कर पा रहे, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे. आई होप क्लियर है. सेकंड पॉइंट लिखो, ये लिखवा रहा हूं. सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट जो लिखो ना, ध्यान से लिखना. रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज, रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज इज अ प्रॉब्लम. Relatively limited resources is a problem known as, relatively limited resources is a problem known as problem of scarcity. Relatively limited resources is a problem known as problem of scarcity. And this problem is faced by, and this problem is faced by, किस किस को फेस करनी पड़ती है ये प्रॉब्लम, सबको, इंडिविजुअल, सोसाइटी एज वेल एज कंट्री. एंड दिस प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय एवरी इंडिविजुअल, कॉमा, एवरी सोसाइटी and every country in this world.
and this problem is faced by every individual, comma, every society and every country in this world. And this problem is faced by every individual, comma, every society and every country in this world. अंडरलाइन कर लो यहां पे एक पॉइंट को, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी? रिसोर्सेज आर व्हाट? रिलेटिवली लिमिटेड इन कंपैरिजन टू वांट्स. याद रखना बेटा, ये चीजें जो अंडरलाइन करा रहा हूं एमसीक्यू हैं, तुम्हारे मॉड्यूल में दिखा दूंगा. अब वापस एक चीज, अब वापस से व्हाट इज इकोनॉमिक्स बिना देखे, ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टडी, इट इज अ स्टडी ऑफ प्रोसेस इन विच हाउ टू allocate relatively limited resources to satisfy unlimited wants of human being. क्लियर है? दिस प्रॉब्लम, दैट इज, ये जो relatively limited resources है, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ, एंड दिस इज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय एवरी इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड. आई होप क्लियर है. अब एक पॉइंट और खत्म लेक्चर आज का, एक पॉइंट और कहानी खत्म. अब मुझे एक बात बताओ प्लीज, आप सबको पता होगा लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिक्स की बात करूं तो बेटा इकोनॉमिक्स जो ये वर्ड है, ये लिया गया बेटा एक ग्रीक वर्ड से. वेरी गुड, ग्रीक वर्ड से लिया गया, और ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया. ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट. प्लीज सुन लो सारे, इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से लिया गया? भाई इकोनॉमिक्स तो, प्लीज, इकोनॉमिक्स तो इंग्लिश में बोलते हैं. इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया? एक ग्रीक वर्ड से. और ग्रीक भाषा में इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? ओइकोनोमिया. ओइकोनोमिया का मतलब इंग्लिश में होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट. हम भी तो घर में यही करते हैं. एक मिनट, हमारी मदर या हमारे फादर, एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेट अस सपोज बेटा मेरी सैलरी 50,000 रुपए, एक एग्जांपल ले रहा हूं, है नहीं बेटा 5,000 रुपए से ऊपर सैलरी नहीं है. सर अब तुम काउंट मत करना, क्योंकि तुम लोगों का, तुम सीए बन रहे हो. अच्छा, इतने लेक्चर, वहां से यहां आ रहा है, वहां जा रहा है, कॉलेज में पढ़ा रहा है, इतने वीडियो लेक्चर, इतने ये मल्टीप्लाई फीस दिस, टोटल टैक्स दिस. अच्छा, बहुत सारे करते हैं. अभी तुम लोग इंटरमीडिएट में आओगे यही करोगे, क्योंकि मैं तो इंटरमीडिएट फाइनल तीनों लेवल पे पढ़ा रहा हूं, मेरे को दिख रहा है. अच्छा सर झूठ बोल रहे हो, तो प्लीज करोगे. तुम लोग कैलकुलेशन में माहिर हो जाते हो, कैलकुलेटर के बिना करोगे कैलकुलेशन. ये तो तुम लोगों की एक कला. अब सुनो प्लीज, जय भोले बाबा की. अच्छा बस इधर लास्ट पॉइंट है, प्लीज सुनो. अच्छा एक मिनट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या बेटा? एक एग्जांपल, लेट अस सपोज बेटा मेरी सैलरी 50,000 रुपए है, तो बेटा मुझे उस 50,000 रुपए में पूरा मंथ काम करना है, यस या नो? तो बेटा कहीं ना कहीं मैं भी तो चॉइस करूंगा ना, जो वांट है, जो जरूरी है, उसको पहले पूरा करूंगा. दैट इज कहीं ना कहीं बेटा हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब जैसे हम अपने घर में चीजों को मैनेज करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से तो हम लोग सारी चीजों को मैनेज करेंगे. इसका मतलब ये होता है हमारे घर के अंदर भी तो हम इसी तरीके से अपनी रिसोर्सेस को क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं ना. अब मैं जाके, अब मेरी डॉटर है, मेरी डॉटर कहेगी, लेट अस सपोज मेरी 50,000 रुपए सैलरी है, मेरी डॉटर आके बोल रही है कि मुझे 1 लाख का फोन चाहिए, मैं उसको क्या कर दूंगा? मना कर दूंगा. इसका मतलब क्यों मना करा? क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है? उसकी वांट को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कैसी हैं? रिलेटिवली लिमिटेड. तो हर घर की कहानी है ये तो. इसलिए बेटा इसका मतलब क्या निकलता है? ओ इकोनोमिया का हाउस होल्ड मैनेजमेंट. तो लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लो. लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लो. इकोनॉमिक्स इज डिराइव
इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया. Economics is derived from Greek word oikonomia, which means household management. Economics is derived from a Greek word oikonomia, which means household management. अंडरलाइन करो इस वर्ड को, ओइकोनोमिया, अंडरलाइन करो हाउसहोल्ड मैनेजमेंट. एमसीक्यू है बेटा आपके मॉड्यूल में, एमसीक्यू है आपके मॉड्यूल में. क्लियर है लेक्चर? फिलहाल आज के लेक्चर को यहीं रोक रहा हूं. सुन लो, मुझे एक बेसिक लेक्चर बताना था, तो वो बेसिक लेक्चर के लिए मुझे आपको बताना था. अब एक मिनट प्लीज, आप सबसे एक चीज पूछ रहा हूं, सामने रिकॉर्डिंग भी चल रही है, प्लीज सुन लो. नोटिंग करवाऊं या ना करवाऊं, या रीडिंग करवाऊं? देखो दो तरीके हैं पढ़ने के. एक तरीका मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और हाथ के हाथ क्या करवा रहा हूं, नोटिंग. दूसरा तरीका मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं, आपको नोट से क्या करा दूं, रीड. दो तरीके हैं. अब तुम लोग मुझे बताओ कितने कह रहे हो रीड करूं? तो फिर पूछ रहा हूं क्यों, मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं? मैं कह रहा हूं कितने कह रहे हो रीड करूं, कोई बोल ही नहीं है तो साफ बोलो, कहानी खत्म. ऑप्शन क्यों दे रहे हो, बोलो. देखो एक चीज वापस, मैं ये नहीं बोल रहा 100% चीजें याद हो जाती हैं, लेकिन जब मैं नोटिंग कराऊंगा तो ये तुम्हारे नोट्स ऐसे बनते चले जाएंगे. और ये तुम्हारे खुद के क्या है बेटा, हैंड रिटन नोट्स हैं. जब इन फ्यूचर, जब आप इन हैंड रिटन नोट से क्या करेंगे बेटा, आप रिवाइज करेंगे, तो आपका टाइम भी कम लगेगा और आप लोग बहुत जल्दी क्या कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे. क्लियर है? तो फिलहाल के लिए आज के लेक्चर को यहीं होल्ड पे डाल रहा हूं, दैट इज रोक रहा हूं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन गुड बाय. किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है.